नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास से खबरों की। और समीक्षा भी दोस्तों हम बादरा आसपास विषयों पर ही करेंगे, जिसमें से राजनीतिक विषय जिसकी सदैव बादरा में चर्चाएँ चलती रहती है, लेकिन 2023 के चुनाव को लेकर यहाँ कुछ अलग सा और कुछ हटकर होने की और उम्मीद है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही गोकशी का मामला प्रकरण दोस्तों लगातार बादरा क्षेत्र में चिंताओं का सबब बना हुआ है और उसको लेकर भी चर्चाएं हमेशा यहाँ लगातार पिछले 2 महीनों से गर्म रही है, उसको लेकर भी बात करेंगे। और जो वर्तमान माह चल रहा है वो दोस्तों धार्मिकताओं से सारोबार महीना है और अगला महीना भी इसी की ओर इंगित करता है, इशारे करता है, क्योंकि अगले माह दीपावली का भी पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा भी अनेकों धार्मिक कार्यक्रम और भी आयोजित होती हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के बुलेटिन की। तो 22वां विशाल दशहरा महोत्सव जिसकी तैयारियां धूमधाम से की जा रही है दोस्तों, बादरा का अब तक का सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन माना जाता है। पिछले लगभग 20-22 वर्षों से ये 22वां विशाल दशहरा महोत्सव है दोस्तों। इसकी शुरुआत जब हुई थी तब बहुत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन 1-2 वर्षों में ही इस कार्यक्रम ने बादरा क्षेत्र में वो उपलब्धि हासिल की जो इसे क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव बनाकर रख दिया। और इसमें हजारों की तादाद में दोस्तों लोग शामिल होते हैं और आसपास कस्बों से भी लोग ये महोत्सव देखने को आते हैं। और बादरा तहसील के बादरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों से लोग यहाँ दशहरा महोत्सव देखने के लिए आते हैं। और कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण जो कि बुराई और अधर्म का प्रतीक है, उनका दोहन किया जाता है। और इसके दौरान इनके विशालतम पुतले उनका दहन होता है और आतिशबाजी जो है वो देखते ही बनती है। बहुत शानदार आतिशबाजी का नज़ारा पेश किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर की जो आतिशबाजी है वो कला यहाँ बादरा में हर बार देखी जाती है, बुलंदशहर की। तो दोस्तों इसके अलावा ये जो धार्मिक आयोजन होता है इसमें राम रावण का युद्ध भी दिखाया जाता है, जो रामलीलाओं के कलाकारों द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा मंच सजा होता है। क्षेत्र के तमाम राजनीतिज्ञ, तमाम भामाशाह, तमाम समाज सेवी लोग, विभिन्न संगठनों के लोग और बादरा के तमाम गणमान्य इस समय जो खेल मैदान है, मुख्य खेल स्टेडियम है, इसमें मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों इसमें किन की उपस्थिति इस बार सुनिश्चित की गई है इसके बारे में बात करेंगे। 5 अक्टूबर बुधवार को देर शाम या रात्रि कहे 7:15 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बुधवार का समय है 5 अक्टूबर को और ये 22वां विशाल दशहरा महोत्सव है। इसके मुख्य अतिथि होंगे हमारे चूरू जिले के सांसद राहुल कसवा और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया। इसके अलावा इसमें अति विशिष्ट अतिथियों में पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डुड्डी और पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी ये अति विशिष्ट अतिथि होंगे। लेकिन गरिमामय उपस्थिति जो है वो बादरा के प्रमुख भामाशाह कहे या फिर बादरा के प्रमुख ऐसे वो शख्स जिनके दमों पर तमाम यहाँ के जो धार्मिक कार्यक्रम है वो गुलजार रहते हैं दोस्तों। हर संगठन को अपनी स्वीकृति प्रदान करने वाले और क्षेत्र के सबसे बड़े भामाशाह और शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती शख्सियत सुशील गुप्ता, चेयरमैन महाराजा अग्रसेन एजुकेशन संस्थान दोस्तों, वो रहेंगे। मुख्य अतिथि की ही भूमिका ये रहेगी क्योंकि इनके द्वारा ये कार्यक्रम 22 वर्षों पहले प्रारंभ किया था। इनके ही अथक सहयोग से लगातार ये कार्यक्रम
अनवर्त भादरा कस्बे में जारी है। तो इनकी जो गरिमामय उपस्थिति है वो सदैव एक उच्च और वशिष्ठ स्थान पर रखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस कार्यक्रम में अतिथियों में आजन बैतुल बानो जो कि नगर पालिका की चेयरमैन है, और शकुंतला पचार चौधरी जो कि एसडीएम है भादरा की, और इसके अलावा तमाम पार्षद गण जो जनप्रतिनिधिगण है वो भी इसमें आमंत्रित रहते हैं। और रामलीला का मंचन 22 सितंबर से इसी महीने से शुरू होने जा रहा है दोस्तों। और ये आज जो रामलीला समिति है भादरा की सबसे बड़ी रामलीला, उनका 57वां मंचन होगा दोस्तों। 57 साल पूरे कर लेगी ये रामलीला इस वर्ष, 57 साल। और दूसरी सबसे बड़ी रामलीला जो भादरा क्षेत्र की लगातार होती है हाथीपुर आवास में आदर्श रामलीला कमेटी के नाम से, उस रामलीला का 37वां आयोजन होगा, मंचन होगा दोस्तों। वो भी 37 वर्षों से अनवरत लगातार भादरा क्षेत्र में जारी है। एक रामलीला थी दोस्तों भारतीय रामलीला जो कि खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास प्राय होती थी। काफ़ी वर्षों पहले ही, लगभग 20 वर्षों पहले ही वो रामलीला का मंचन बंद हो गया। उनके कलाकार जो है अन्य रामलीलाओं में शिफ्ट हो गए। वो बहुत पुरानी रामलीला भादरा में होती थी। इसके अलावा अनेकों छोटी छोटी रामलीलाएं कस्बे के अनेक वार्डों में सदैव होती है। तो लगभग 5-7 रामलीलाओं का मंचन जो है भादरा में होता है। और तीसरी अगर सबसे बड़ी रामलीला माने तो दोस्तों वार्ड नंबर 17-18 की जो धानका बस्ती है दोस्तों, वहाँ जो रामलीला होती है शानदार कलाकारों के साथ, और कलाकारी का अगर रुतबा देखना हो तो इस रामलीला में कलाकारों की भरमार होती है और शानदार अभिनय क्षमता आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक रामलीला वाल्मीकि मोहल्ले में भी सदैव होती थी, वो भी बहुत श्रेष्ठतम रामलीलाओं में वाल्मीकि रामलीला के नाम से जानी जाती है। तो ये 4 लगभग बड़ी रामलीला और भारतीय रामलीला जो उसका मंचन बंद हो चुका है वो अगर इसमें शामिल करें तो 5 रामलीलाएं क्षेत्र की बड़ी और प्रमुख रामलीला है। उसके अलावा बाल रामलीला अनेकों वार्डों में आयोजित होती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें गोकसी के मुद्दे पर, तो गोकसी का जो प्रकरण है उसका विवाद, उसकी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों आज भी एक ज्ञापन दिया गया सर्व समाज द्वारा जिसमें अनेक सरपंचगण भी शामिल रहे, और मुख्य रूप से अगर कहें तो राजदेव सिंह राठौड़ इसमें शामिल थे, शेर सिंह गोस्वामी इसमें शामिल थे, विक्रम सिंह राठौड़ इसमें शामिल थे। इनके नेतृत्व में अनेकों सरपंच और गणमान्यों ने ये ज्ञापन दिया। और इस ज्ञापन में जो मुख्य मांग है दोस्तों, वो मांग वही मांग है जिसकी चर्चा की गूंज लगातार क्षेत्र में सुनाई दे रही है। जो प्राइवेट सैंपल जिसकी एफएसएल रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, वो किसी की घटना की पुष्टि करने वाली आई थी, वो सैंपल किसके द्वारा कहां से कलेक्ट किया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या ये षड्यंत्र है, और अगर ये षड्यंत्र है तो इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है, और ये साजिश में कौन शामिल था। दोस्तों इसको साजिश करार दिया जा रहा है बार बार। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पुलिस ने जो मामला था दोस्तों उसमें एफआईआर लगा दी, और जो मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे उनको भी जमानत मिल चुकी है। एक प्रकार से 169 में उनकी रिहाई हो चुकी है। तो इस प्रकरण में लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं। आखिर कहाँ जाकर थमेगा ये मामला, रोज़ ज्ञापन देने का सिलसिला और अभी तक 144 धारा का ना हटाना। दोस्तों कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी एजेंसियों की जो इनपुट पुलिस प्रशासन को मिल रही है, प्रशासन को मिल रही है, उसके चलते प्रशासन के कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलते हैं और प्रशासन हिचकिचाता है कोई बड़ा कदम उठाने के लिए, और हिचकिचाता होगा 144 धारा को समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए। दोस्तों 2 महीने का समय होने को आया और धारा 144 आखिर क्यों लगी हुई है, और ऐसा क्या यहाँ होने वाला है, ऐसा किस अनिष्ट की आशंकाओं से
इस प्रकार क्षेत्र के लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी से महरूम होना पड़ रहा है। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? प्रशासन को देना होगा और यहाँ के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि को देना होगा। इसके अलावा कौन देगा इस सवालों के जवाब? दोस्तों, यहाँ सवाल खड़े करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, जबकि जवाब देने वाले लोग पीछे कदम खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी जवाब देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसका रीज़न आखिर क्या है? इसका रीज़न दोस्तों सबसे बड़ा जो है वो पुलिस प्रशासन की प्रथम जो ये मामला जब हुआ था, घटना जब हुई थी, तो पुलिस द्वारा प्रारंभिक चरण में जो गलतियां की गई, उन गलतियों का खामियाजा है जो अभी पुलिस प्रशासन के और प्रशासन के हाथ पांव फूलते हैं कि कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन इसके मामले में लिया नहीं जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम समाज रैली करना चाहता है तो उनको भी परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर कोई हिंदू समाज रैली करना चाहता है तो उनको भी परमिशन नहीं दी जाती है। तिरंगा यात्रा भी हुई तो गांधी बड़ी चिड़िया गांधी में उसकी परमिशन तक नहीं मिली, और बादरा कस्बे में भी कुछ लोगों को तिरंगा यात्रा तक की परमिशन नहीं मिली। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठारा घात है और आज़ाद भारत में गुलाम बादरा का प्रतीक बनकर उभर रहा है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रकरण आखिर कब इस प्रकरण का निपटारा होगा, किसके द्वारा होगा? ये बड़े सवाल है जो आपके भी जहन में उभर रहे होंगे और दोस्तों यहाँ की जनता भी जानना चाहती है। और अब तो दोस्तों इन सवालों पर बादरा कस्बा या बादरा देहात, पूरा विधानसभा क्षेत्र, तहसील नहीं बल्कि आसपास के कस्बों की भी नज़रें टिकी हुई है। पूरे राजस्थान में ये विषय अब चर्चा के रूप में गूंजने लगा है। विधानसभा में भी ये मामला गूंजा था, और विधानसभा ही नहीं दोस्तों, इसकी गूंज दिल्ली की संसद में, लोकसभा में भी सुनाई दी थी जब राहुल कस्वा ने इस मामले को लोकसभा में उठाया था। तो दोस्तों, जिस प्रकरण की गूंज विधानसभा और लोकसभा में गूंज चुकी है, उस प्रकरण को निपटाने में आखिर कौन सक्षम है, कौन मिटाएगा? और प्रकरण क्या था दोस्तों? अगर यहाँ कुछ झूठ को पनाह नहीं दी जाती तो दोस्तों ये प्रकरण अब तक का कब का निपट चुका होता। एक झूठ को दबाने के लिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सैकड़ों झूठे बोलनी पड़ती है, और उन सैकड़ों झूठों में भी आत्मविश्वास या विश्वास कतई नहीं होता, डर होता है, चेहरे पर एक खौफ होता है। लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार, अनेकों बार, सैकड़ों बार झूठ पर झूठ बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रशासन हो या वो राजनीतिक पार्टी हो या वो सत्ताधारी दल हो, चाहे कोई भी हो। जिसने भी इस झूठ को छुपाया है उसको बार बार झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन सच की ताकत जो है, हमारे वेद पुराणों में भी दोस्तों इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। सच को दबाया नहीं जाता। सच को दबाकर कुछ क्षणों तक, कुछ दिनों तक, कुछ मिनटों तक, घंटा तक रखा जा सकता है, लेकिन सच बाहर निकल कर आता है। और जब सच बाहर निकल कर आता है तो बखियाँ उधेड़ देता है, धज्जियाँ उड़ा देता है झूठ की और झूठ का साथ देने वाले लोगों की। तो दोस्तों, क्या होने जा रहा है इस प्रकरण में, क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द इस प्रकरण को विराम लगे और क्षेत्र में शांति, भाईचारा कायम हो। और हमने पहले भी 2-3 बार इसका जिक्र साफ संदेश भारत के 7 बजे के बुलेटिन के विश्लेषण में, समीक्षा में किया था कि अब इस मामले का निपटारा कर सकते हैं जो 2 वर्गों को पिसते हुए यहाँ देखा जा रहा है। जिन 2 वर्गों की यहाँ दोस्तों भाईचारा की जो दाव पर लगी है, एक प्रकार से मिसाल दी जाती थी इस क्षेत्र में, उन 2 वर्गों के प्रतिनिधि मंडल को आगे आना होगा और वार्ता की एक टेबल पर बैठना होगा। और यहाँ प्रशासन को भी भूमिका निभानी होगी, जनप्रतिनिधियों को भी भूमिका निभानी होगी।
तब जाके इस मामले में विराम लगेगा और शांति भाईचारा कायम होगा। तो बार बार हमें भी इस मामले को लेकर समीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि इस मामले में रह रहकर नए नए मोड़ और क्षेत्र में एक माहौल में तल्खी का आना लाना विभिन्न संगठनों द्वारा, वर्गों द्वारा लगातार जारी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो। और मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया पर अब इस मामले को लेकर सकारात्मक पोस्ट आनी चाहिए, ताकि ये मामला शांत हो। दोनों ही वर्गों को इसको लेकर बराबरी के प्रयास करने होंगे। किसी एक वर्ग द्वारा ज़्यादा प्रयास की अब यहाँ गुंजाइश से ख़त्म होती हुई सी प्रतीत होती है। तो सभी दोनों ही वर्गों को, सभी लोगों को, सभी संगठनों को बराबर प्रयास करने होंगे और हर संगठन वर्ग को 4 कदम आगे आकर इस प्रकरण का निपटारा करना होगा। तो दोस्तों, आज के गोकसी के मामले में समीक्षा के रूप में इतना ही। अब हम राजनीतिक पर बात करते हैं दोस्तों। जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव एक राजनीतिक प्रवास पर निकले हुए हैं। राजस्थान की सैर करते हुए दिल्ली तक कहां कहां अपने उच्च संपर्कों को टंटोल रहे हैं और अपने उच्च संपर्कों की शक्ति का एक प्रकार से बोध बादरा क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के नेताओं को और अपनी गरिमा में ही उपस्थिति राजनीति में पुनः वो स्थान हासिल करने के लिए कवायद के रूप में जारी किए हुए हैं। तो क्या इसके परिणाम होंगे? जयदीप डूडी को अभी हाल ही में कांग्रेस द्वारा पीसीसी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो कि बहुत बड़ी घटना माना जा सकता है, क्योंकि पीसीसी का सदस्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पीसीसी का सदस्य कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ा पद होता है और एक विधानसभा क्षेत्र में ये 2 पद दिए जाते हैं और वो 2 पद यहाँ दिए गए हैं। एक रफ़ीक कुरैशी को, हाजी दाऊद कुरैशी के सुपुत्र को, क्योंकि हाजी दाऊद कुरैशी भी रहे हैं पीसीसी के सदस्य, अब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनके सुपुत्र जो कि चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं और क्षेत्र में कांग्रेस के एक बड़ा चेहरे के रूप में और अल्पसंख्यक समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में उनका नाम, उनकी पहचान जो है वो क्षेत्र में पूरी तरह से व्याप्त है। तो इन दोनों को पीसीसी का सदस्य बनाया जाना भी चर्चाओं को एक प्रकार से पंख लगते हैं यहाँ। लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी गुट की अनदेखी करना ये समझ से बाहर है और क्षेत्र के लोगों को खल भी रहा है। इससे कुछ एक मैसेज जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि डॉक्टर सुरेश चौधरी का अब खेमा जो है वो कांग्रेस में डिफेंस पर चला गया है, अब बैक हो चुका है, अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है जयदीप डूडी का खेमा। और जयदीप डूडी ही दोस्तों कांग्रेस की टिकट में सबसे प्रबल दावेदारों में और अग्रिम पंक्ति में आकर खड़े हो चुके हैं। तो जयदीप डूडी क्या कांग्रेस की टिकट लेने में कामयाब होंगे, ये एक बड़े सवाल है। इसके लिए दावेदारी वर्तमान विधायक संभवतः बलवान पूनिया की भी हो सकती है, बजरंग सहारण भी इसमें एक दावेदार हो सकते हैं। लेकिन एसपी सिंह खेमा, डॉक्टर सुरेश चौधरी खेमा क्यों पिछड़ता जा रहा है? क्योंकि दोनों हाथों में, मारवाड़ी में एक कहावत है कि दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले कई बार दोनों हाथों के लड्डू फूट जाया करते हैं। और मारवाड़ी में एक कहावत और भी है कि बहुत से मामाओं का भांजा अक्सर कई बार भूखा भी रह जाता है। तो वो बात कहीं एसपी सिंह खेमे के साथ ना हो जाए, तो उनको राजनीतिक कदम जो है वो संभल कर रखना चाहिए। क्योंकि एसपी सिंह डूडी की जो कस्बा की एक प्रकार से शुरुआत है राजनीति में, तो सुरेश चौधरी के भाई के रूप में ये बढ़िया परिवार जो है अपनी कम से कम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ललायत है इस राजनीतिक अखाड़े में। लेकिन क्या इनकी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज हो पाएगी अगर टिकट कहीं नहीं मिलती है कांग्रेस या बीजेपी की, जिसके प्रयास वो कर रहे हैं? तो दोस्तों संभवतः निर्दलीय चुनाव ना लड़े, ऐसी संभावना क्यों, ऐसी चर्चा भादरा कस्बे में है। इसको लेकर भी ये धड़ा जो है, ये परिवार जो है वो स्वयं जिम्मेदार है दोस्तों। क्योंकि जयदीप डूडी ने कई बार और बार बार कहा है कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, इस बार मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। तो ये एक पॉजिटिविटी उनकी छवि में और यहाँ क्षेत्र में जो एक फैक्टर काम करता है दोस्तों, उस फैक्टर में वो चीज़ बहुत पहले शामिल हो चुकी थी। जब
1 जनवरी के बाद में जब लालचंद डुड्डी की पुण्यतिथि आई थी तो उसमें घोषणा की थी जयदीप डुड्डी परिवार ने। उस घोषणा से ही इसकी छवि एक फैक्टर के रूप में काम कर रही है जो जयदीप डुड्डी को कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में रखे हुए हैं। तो डॉक्टर सुरेश चौधरी और एसपी सिंह को कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना होगा और सुदृढ़ करनी होगी अपनी रणनीतियों को। अब बात करते हैं दोस्तों संजीव बेनीवाल की। संजीव बेनीवाल भी एक राजनीतिक प्रवास पर निकले हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर लौटे हैं। तो उसमें चाहे जयदीप धनखड़ हो जो कि उपराष्ट्रपति है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या फिर अनेकों मंत्री हो जो बड़े बड़े चेहरे हो, तो वहाँ जाकर सोशल मीडिया में फ़ोटो भी उनकी अपलोड हो रही है और उससे क्षेत्र में एक चर्चाओं को बल मिल रहा है। पहले कुछ दिन पहले एक चर्चा आई थी कि एसपी सिंह भी ले सकते हैं बीजेपी की टिकट, दौड़ में है। तो दौड़ में तो दोस्तों है, दौड़ में तो कई नाम और भी हो सकते हैं, लेकिन दौड़ में कितने संवेदनशील रूप से और गंभीरता के साथ ये नाम आगे बढ़ रहा है, पार्टी की नज़र में कितना संवेदनशील ये नाम है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अहम है, वो एक देखने वाली बात है। और दोस्तों पार्टियों के पर्सनली निजी इनके सर्वे भी होते हैं, उन सर्वे में जो नाम निकल कर आते हैं उन नामों पर भी चर्चाएं वहाँ होती है। तो ये देखने वाली बात है। तो संजीव बेनीवाल टिकट के बेहद करीब है भारतीय जनता पार्टी टिकट के और सर्वाधिक अग्रिम पंक्ति में मुख्य रूप से मजबूत चेहरा इनको माना जा सकता है और जिस प्रकार के उनके उच्च संपर्क है। और दोस्तों संजीव बेनीवाल के लिए भादरा क्षेत्र में एकमात्र ऐसे नेता है कि लगभग अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इनकी चर्चाएं होती है प्रमुख उम्मीदवार के रूप में। और इस बार संजीव बेनीवाल बाहरी है, ये चर्चाएं होती है। और संजीव बेनीवाल वो चेहरा है जो अगर कांग्रेस की टिकट कटती है तो बीजेपी की लेने में भी सक्षम है, ऐसा किया भी था। और बीजेपी की टिकट अगर कटती है तो कांग्रेस की भी टिकट लेने में सक्षम है। ये चर्चाएं संजीव बेनीवाल के लिए उनके कद को बहुत मजबूत बनाती है। और यही रीज़न है कि अगर निर्दलीय के रूप में कोई ताल ठोक कर अपना ज़बरदस्त प्रभुत्व स्थापित कर कर दिखा सकता है, वो चेहरा संजीव बेनीवाल का एकमात्र चेहरा है। आज अगर बलवान पूनिया भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े तो दोस्तों ऐसी क्षेत्र के लोगों के दिमाग में कोई वो एक छवि नहीं है और बहुत ज़्यादा पिछड़ भी जाएंगे अगर इन चर्चाओं को बल मिलता है तो। लेकिन अगर बात करें भादरा विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ निर्दलियों ने लगभग 25 साल तक सत्ता संभाली है दोस्तों। यहाँ ज्ञान सिंह चौधरी भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कृषि राज्य मंत्री भी बने थे 1993 को। और डॉक्टर सुरेश चौधरी 2003 में निर्दलीय विधायक बने थे। और जयदीप डुड्डी ने टिकट को ठुकराकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और 76,000 वोट लेकर विधायक भी बने थे और संसदीय सचिव भी बने थे। इससे पहले का भी इतिहास है। तो कुल मिला के निर्दलियों का एक अपना यहाँ एक अलग और अनोखा इतिहास भादरा क्षेत्र में। इसकी हम सदैव कई बार जो बातें भी करते हैं, फैक्टरों की भी बात करते हैं और राजनीतिक गतिविधियों की और पूरे राजनीतिक क्षेत्र के परिदृश्यों की और अलग अलग फैक्टर जो कहाँ किस वक्त किस कंडीशन में लागू होते हैं दोस्तों, उनकी हम विस्तार से आगे भी व्याख्या करते रहेंगे, समीक्षा करते रहेंगे, विश्लेषण इनका बारीकी से करते रहेंगे ताकि आपको राजनीतिक परिदृश्य भादरा के समझ आ सके कुछ आसानी से और इजी शब्दों के साथ समझने में आपको आसानी हो। तो ऐसी समीक्षाएं हम वर्तमान में करते रहेंगे। और बलवान पूनिया की बात करें तो दोस्तों बलवान पूनिया भी प्रयासरत है कि भादरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रमों कुछ शिलान्यास हो, कुछ लोकार्पण हो कार्यक्रमों के और भादरा में ये दिखा सके क्षेत्र राजनीतिक राजस्थान की राजनीति में ये जता सके कि बलवान पूनिया मुख्यमंत्री के कितने करीब है, कितने खास है और वो भी कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं या वो यहाँ चाहे जैसा कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को सोचना होता है दोस्तों कि वो कहाँ जा रहा है और वो किसके बुलावे पर जा रहा है, वो निर्दलीय है या कौन सी पार्टी का है या अपनी पार्टी का है। अपनी पार्टी का है तो कोई बागी चेहरा तो नहीं है,
दोस्तों इन बहुत सी चीज़ों पर मुख्यमंत्री और मंत्री जो फेस होते हैं उनको बहुत सी चीज़ें सोचना पड़ती है। और यहाँ जब शिक्षा मंत्री आए थे, डुमराना में एक कार्यक्रम हुआ था, वो पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने बलवान पूनिया के इर्द गिर्द अपना संबोधन रखा। कांग्रेस को उसके बाद में करारा झटका लगा था और उसके बाद में लगातार कांग्रेस यहाँ गर्त में गई है। तो कोई मुख्यमंत्री जिनके ऊपर दारोमदार है, नेतृत्व करता है वो उस पार्टी का, उस संगठन का, जिसकी बागडोर केंद्र द्वारा राज्य में इस शख्स को दी गई है, वो शख्स अगर इस प्रकार की गलती करता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस पार्टी को यहाँ नहीं हर जगह और कहाँ हर जगह उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये बहुत से फैक्टर काम करते हैं। और दोस्तों पार्टियों की भी एक गरिमा होती है, पद की भी एक गरिमा होती है। यहाँ अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बनाने में कामयाब बलवान पूनिया रहते हैं तो ये बलवान पूनिया के लिए बहुत बड़ी बात हम मान सकते हैं। तो कब होंगे, लेकिन तब होंगे, तब इसकी समीक्षा करेंगे, तब देखा जाएगा। अभी से इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी दुविधा में फंसे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की एक कवायद चल रही है और मुख्यमंत्री पद रखने की कवायद चल रही है। उनके बीच का सामंजस्य और उनके बीच की दूरियां और उन दोनों ही पदों के ऊपर, एक के ऊपर भयंकर अगाध मोह और दूसरे की मजबूरियां, वो पद उनको मिलने जा रहा है। लोग उनको, पार्टी के लोग उनको देना चाह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन G23 के नेता अशोक गहलोत को कतई वो पद देने के फेवर में नहीं है। ज़रूर 2-4 नेता होंगे G23 के जो अशोक गहलोत को ये पद देने के लिए स्वीकृति प्रदान करे, लेकिन अधिकांश नेता जैसे शशि थरूर अपने नाम की घोषणा खुद कर चुके हैं कि वो नॉमिनेट करेंगे, वो आवेदन भरेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। तो वो भी 23 के नेता हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है। मार्ग जो है कांटों का ताज है दोस्तों, ये कांटों का ताज है। कांटों की सेज पर चलकर कांटों के ताज को सर पर पहनना बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में जब गांधी परिवार से कांग्रेस का वजूद एक प्रकार से अलग अपना रुतबा कायम कर इस क्षेत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी का फिर से रुतबा प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। ये राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बातें हैं। हम आगे भी इसको लेकर ज़रूर अपने विचार भी व्यक्त करते रहेंगे। और समय समय पर जब इसकी परिस्थितियां अनुकूल होगी और ऐसे कोई ट्विस्ट पार्टियों में या राजनीति में राज्य की या केंद्र की आते हैं तो हम ज़रूर इसको लेकर भी समीक्षा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।